बिहार एसआई के लिए हम लोग सेट 4 को आज पढ़ेंगे और आज जो है सो 20 फरवरी 2023 है। ठीक है, बताइएगा लोग कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और किसके विरुद्ध हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया यह प्रथम सत्याग्रह था और चंपारण बिहार में स्थित है। ठीक है, चंपारण जिला। और ये जो है ये अंग्रेज जो प्लांटर्स थे इंडिगो के अर्थात नीलहे जो अंग्रेज थे उनके विरुद्ध था और साथ ही 3 कठिया प्रथा के भी विरुद्ध था, जो कि 20 कट्ठे में 20 कट्ठे के 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी थी। अगर आप नील की खेती अनिवार्य रूप से नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी के रूप में तमान या सरवेसी जैसे करों को देना होता था। तो यहाँ पर किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे, गांधी जी को बुलाए और गांधी जी के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ तो ये जो अंग्रेज इंडिगो के जो प्लांटर्स थे इनके द्वारा जो भी राशि वसूली गई थी तवान या सरवेसी के रूप में, जैसे 100 रुपया वसूला गया है तो उसका 25% अर्थात 25 रुपया लौटाने को राजी हो गए और इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह एक सफल आंदोलन साबित हुआ। गांधी जी को कौन बचाया था? बीच में पूछा है। हाँ, बत्तख मियाँ, गांधी जी को बत्तख मियाँ बचाए थे। और दूसरा बात यह है कि बापू शब्द का प्रयोग गांधी जी के लिए यहाँ राजकुमार शुक्ला ने ही किया। ठीक है, और महात्मा शब्द जो है गांधी जी के साथ यहीं पर जोड़ा गया चंपारण में ही, और महात्मा शब्द रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्लियर है। खेड़ा सत्याग्रह बताइए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है वह फरवरी 1918 में होता है और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो है यह मार्च 1918 में होता है। यही वह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है जब गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कब दिया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान 1918 में, अर्थात जो मिल चलाने वाले मालिक है वही लेबर के रक्षक हैं, वही ना उनको सहायता करेंगे। तो यही पर उन्होंने दिया। खेड़ा सत्याग्रह ये खेड़ा जिला गुजरात में है और ये भी सत्याग्रह हुआ मार्च 1918 में। क्लियर है। बारदोली सत्याग्रह भी प्रश्न पूछा जाता है। बारदोली सत्याग्रह भी गुजरात में हुआ और उसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने जो है सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि ये जो भारत में जो चीता तो लुप्त हो गया है, भारत में अंतिम चीता जो था वो मर गया छत्तीसगढ़ में। तो भारत में चीते जो मंगाए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के नामीबिया देश से, दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से, और उसको भारत में किस नेशनल पार्क में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में उसको रखा जाएगा। ठीक है, नामीबिया से आ रहे हैं चीते। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के जो संविधान है उसका जो उद्देशिका है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो न्याय शब्द का प्रयोग किस रूप में नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि ऑप्शन है आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी। तो ये जो न्याय शब्द का प्रयोग जो प्रियम्बल में किया गया है तो उसका किस रूप में उल्लेख नहीं है। सामाजिक रूप में नहीं है कि आर्थिक रूप में नहीं है कि राजनीतिक रूप में नहीं है कि कानूनी रूप में नहीं है। कानूनी रूप में नहीं है। कानूनी रूप में अगर न्याय शब्द रहता तो आज मुकेश अंबानी इतने बड़े धनी नहीं रहते, उनका धन सभी लोगों में बांट दिया जाता। तो भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उद्देशिका, उसमें न्याय शब्द का उल्लेख है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, कानूनी नहीं है। कानून रहता तो क्या हो जाता, आपके बदन पे टी शर्ट है मेरे बदन पे नहीं है तो आधा फाड़ के देना पड़ता। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस प्रकार के कितने प्रकार के आदेश जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण,
यानी कि हिबियस क्रॉप्स, मेमेंडस यानी कि परमादेश, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी कि टेरिटोरियो, अधिकार परीक्षा यानी कि क्यूआरंटो। यही ना बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को बताना होगा कि क्यों बंदी बनाया गया है और उसको 24 घंटे का समय मिलता है आने जाने को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि विभवांतर का मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है? हाँ, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। क्लियर है? दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि आराकानियोमा पर्वत श्रृंखला भारत से और किन देशों से जुड़ा हुआ है? बर्मा यानी कि म्यांमार। आराकानियोमा जिसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, यह पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो भारत के साथ सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक, ये सब भारत नेपाल के बीच है। ये पश्चिम चंपारण का जो एरिया है ये शिवालिक ही है। क्लियर है? यानी कि हिमालय का जो सबसे नवीनतम भाग है वो शिवालिक है, यानी कि जो तराई क्षेत्रों से जो सटा हुआ है वही शिवालिक है। तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि आराकान पर्वतमाला का अन्य नाम रखाइन पर्वतमाला है, यह भारत एवं पश्चिमी बर्मा या म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि प्रकालन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्रकालन समिति में सदस्य, हाँ, प्रकालन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30। ठीक है, प्रकालन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एस्टिमेटेड कमिटी। ठीक है, और यह संसद के अंतर्गत जितनी भी समितियां हैं उसमें सबसे बड़ी समिति एस्टिमेटेड कमिटी ही है और इसमें सिर्फ लोकसभा सदस्यों को शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट कौन बनाएगा? जो अभी सरकार में वास्तविक समय में अभी सत्ता में है। लोकसभा को शामिल कर लेगा तो अड़चन लगेगा डालने। क्लियर है? तो एस्टिमेटेड कमिटी में सदस्यों की संख्या 30 होगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है हिंदी में? प्रकालन समिति। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और लोक लेखा समिति को प्रकालन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और साथ ही लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ये हमेशा विपक्षी दल का जो विपक्ष का जो नेता होगा वही चुना जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ प्रश्न था कि संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। फिर से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि वह कौन सी संसदीय समिति है जिसका अध्यक्ष जो है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? ऑप्शन है प्रकालन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। कौन होगा? प्रकालन समिति, यानी कि PL30। क्लियर है? यानी कि जब होगा तो सत्ताधारी होगा। क्यों? क्योंकि काम उसे करना है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य, हाँ, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है। क्लियर है? और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसको रूस के संविधान से लिया गया है और उस समय इसमें 10 कर्तव्य थे। और 11वें कर्तव्य जो है कि अभिभावकों को या माता पिता को यह जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना है। यह 86वें 86 संविधान संशोधन अमेंडमेंट बिल के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। यहाँ शब्द पर ध्यान देना है कि ये जो कह रहा है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कि अभिभावकों या माता पिता को,
यह कर्तव्य है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। इसका मतलब है कि अगर आप माता पिता हैं या नहीं हैं, लेकिन आप अगर अभिभावक भी हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे को जो है 6 से जो 14 वर्ष के बीच है उसको अनिवार्य एवं मौलिक शिक्षा दिया जाए। आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आपके माता पिता नहीं है, आपके बड़े भाई है ना, उनका ये कर्तव्य बनता है। ये मौलिक अधिकार है कि आपको पढ़ाए लिखाएं। ये नहीं कि मतलब इसीलिए ना सरकार मौलिक कर्तव्य इसी सब चीजों के लिए पालन करने के लिए सरकार जो है इतना सारा सरकारी इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है। स्कूल नहीं खुला है, फ्री पढ़ाई नहीं होता है, मध्याह्न भोजन भी मिलता है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुई थी? MDM 1995 में। मध्याह्न भोजन की शुरुआत 1995 से हुई और भारत में सबसे पहले राज्य तमिलनाडु से उसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कौन सा वह अधातु है यानी कि नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में होता है? ब्रोमीन है। और कौन सा धातु है जो यही देखिए कोई गो नाम है, आप लिक्विड कहिए, द्रव्य कहिए, तरल कहिए, सब एक ही शब्द है। तो वो अधातु में तो द्रव्य अवस्था में पाया जाएगा, वो ब्रोमीन है। कौन सा वह धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाएगा? मेटल कौन है? पारा है। पारा यानी कि मरकरी, Hg। क्लियर है? तो वह ब्रोमीन होगा जो अधातु है, नॉन मेटल है, जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होगा। ऐसे देखा जाए तो 11 ऐसे अधातु हैं जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जब बाकी सब ठोस अवस्था में। तो सिर्फ एक है कौन? ब्रोमीन अधातु। क्लियर है? और इस तरह धातु में पूछेगा तो पारा हो जाएगा। कौन ऐसा रेडियो सक्रिय तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में है? फ्रांसियम है। फ्रांसियम को रेडियो सक्रिय है, वो भी अगर कमरे के तापमान पर हाथ पर रखिएगा ना तो गल जाएगा। ठीक है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? उसका नाम है ट्राइटियम, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम D2O और प्रोटियम। तो प्रोटियम जो है वह बार बार प्रश्न पूछता है कि हाइड्रोजन का कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, तो ये हो जाएगा आपको ट्राइटियम। और ड्यूटेरियम का आप लोग जानते हैं D2O, जो साधारण जल के 5000 भागों में एक भाग ड्यूटेरियम का होता है, भारी जल का। और इसे कई गो नाम कहते हैं, इसको भारी जल कहिए, हेवी वाटर कहिए, D2O कहिए, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड कहिए, या इसको गुरु जल भी कहिए। देखिए मैंने जो हम लोग का सनातन धर्म है इसमें कितना अच्छा अच्छा नाम दिया गया है कि जल में भी गुरु है। कौन है? गुरु जल, D2O है। और इसकी खोज जो थी यूरे एवं बाष्पर्ण नामक वैज्ञानिक ने की थी, भारी जल का। ठीक है? जो 5000 भागों में एक भाग पाया जाता है और इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में और साथ ही मॉडरेटर के रूप में, शीतलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कूलेंट, माने ठंडा करने के लिए। तो ये D2O और ग्रेफाइट जो है इनका उपयोग मॉडरेटर के रूप में होता है और साथ ही D2O का प्रयोग शीतलक के रूप में भी किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है? प्रेशर, और प्रेशर चारों ओर लगता है। किसी पात्र में अगर आप पानी रखे हैं तो उसका प्रेशर कहाँ होगा? चारों ओर होगा। ठीक है? और जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा उसका दाब भी बढ़ता जाएगा। जैसे नदी में के नीचे जितना गहराई में बढ़ते जाइएगा क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी कि नदी के किनारे अगर बांध बनाया गया है तो ऊपरी भाग से ज्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा? निचले भाग में रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वो दाब कहलाता है। दाब यानी कि प्रेशर, और प्रेशर की इकाई क्या है? पास्कल भी कह सकते हैं या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। यानी कि P बराबर HDG। क्या सूत्र होता है? पास्कल अथी को जो प्रेशर है उसको P से लिखते हैं ना, तो P बराबर HD और G। यानी कि H जो हो गया वो हाइट हो गया, D हो गया डेंसिटी यानी कि घनत्व हो गया, और G हो गया गुरुत्वीय त्वरण।
यानी कि जितना गहराई बढ़ते जाएगा और घनत्व बढ़ते जाएगा उतना ही प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि मालविका गिनमित्रम के लेखक कौन थे? कालिदास। तो मालविका गिनमित्रम के बारे में कुछ बताइए लोग। ये मालव देश की राजकुमारी थी जिसका नाम था मालविका और विदिशा का राजा था अग्निमित्र। इन दोनों की प्रेम कहानी को कालिदास ने पुस्तक में लिख दिया और उसी का नाम है मालविका गिनमित्रम, जो एक संस्कृत नाटक है। क्लियर है? अब इसके अलावा कालिदास जो थे ये किस गुप्त साम्राज्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश का शासक था। क्लियर है? मालव देश, मालवा मोड़ी मालव देश। नेक्स्ट बताइएगा लोग, तो समझ गए। वही जो है जो अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारकर भौजाई से शादी कर लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, और काफी गुप्त साम्राज्य में बड़ा साम्राज्य उन्होंने बसाया। क्लियर है? निक्षय पोषण योजना किस बीमारी से संबंधित है? निक्षय पोषण टीबी से है। जैसे बिहार सरकार जो है टीबी के मरीजों को क्या खिला रही है? मछली चावल। उसी तरह निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत जो है आपको भारत सरकार द्वारा यह शुरू की गई है और इसमें टीबी के उपचार के दौरान रोगी को महीना में 500 रुपया भोजन करने के लिए दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पर बताइएगा लोग कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी जी थे। और गांधी जी जब 1909 में सफर कर रहे थे समुद्री यात्रा पर, तो उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा। गांधी जी के बारे में कुछ चीजों को हम लोग जान लें कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। क्लियर है? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और दक्षिण अफ्रीका से जब भारत गांधी जी आए तो किससे मिले? यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले से, जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में क्या किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले तो गोपाल कृष्ण गोखले कहे कि आप 9 जनवरी 1915 को आ गए तो आगे चलकर आपके नाम पर भारत सरकार जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाएगा। मैंने कहे नहीं मने, ऐसा चलता है अभी। तो कहे कि ये भी कहे कि हमको शुरू करना है सत्याग्रह इंडिया में आजादी दिलवाने के। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि नहीं, पहले 2 वर्षों तक भारत भ्रमण करना है। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। तब 1915 से 1917 हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। तो घूमते घूमते गांधी जी कहाँ गए? दक्षिण भारत गए। चारों ओर घूमे, दक्षिण भारत गए तो देखे कि भाई यहाँ अंग्रेजों ने काफी पूरे भारत का तो शोषण हो ही रहा था। अगर शोषण नहीं होता तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जैसे पुस्तकों को धन के निष्कासन, एस्केप ऑफ वेल्थ का सिद्धांत नहीं दिया होता। तो देखे कि लोग काफी मने नंगे पुंगे रह रहे हैं, गरीबी ज्यादा है, बाल वैसे ही, किसी के सर में बाल रहते हुए भी, अच्छे बाल रहते हुए भी सड़ मुंडन करा लिया है, इसलिए कि पैसे नहीं थे लोगों के पास, बहुत गरीबी थी। तो गांधी जी काफी दुखित हुए ऐसी विधि व्यवस्था को देखकर लोगों से, और विधि व्यवस्था से दुखित होने के बाद, गरीबी देखने के बाद गांधी जी ने अपने बैरिस्टर का जो कोट टाई था ये सबको निकाल दिया और एक वस्त्र को धारण किया, मुंडन उंडन करा लिया और लोटा डोरी अपने उठा लिए, मैंने वहीं लाठी, और लाठी गांधी जी के हाथ में जो लाठी है वो मुंगेरी लाठी बिहार के मुंगेर जिला का है, ये भी सुन लीजिए। तो अपने बर्तन लिए, लोटा डोरी, और निकल पड़े सन्यासी जैसा सिस्टम लेके। अब गांधी जी तो ये हो गया, गांधी जी आखिर क्यों, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, कि आखिर गांधी जी ने जो है कब अपना बैरिस्टर का ड्रेस उतारा और कब से गरीबों की तरह रहने लगे, जब दक्षिण भारत घूम के है। क्लियर है? अब यहां से एक चीज और आता है कि अब गांधी जी के कुछ और बातों पर हम लोग चर्चा कर लें कि 1894 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नाटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। बार बार ये प्रश्न पूछता है, नाटाल भारतीय कांग्रेस का गठन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कब किया? 94 में। 1893 में ही गए, इसका मतलब था पहले ही से सोच के गए थे कि दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, जाएंगे तो वहां काफी मेरिटोरियस आदमी थे। हाँ, तो 1893 में ही गए साउथ अफ्रीका दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, और ठीक 1 वर्ष बाद इन्होंने
वहाँ की चीजों को देखा, वहाँ भारतीय भी थे जो यहाँ से उठाकर अंग्रेज ले गया था, सब मजदूर के रूप में, गिरमिटिया मजदूर के रूप में। तो 1894 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नाटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया और वहीं पर इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकालना उन्होंने शुरू किया। तो इंडियन ओपिनियन अखबार कहाँ से गांधी जी निकालते थे? नाटाल भारतीय कांग्रेस के सेंटर से, जो साउथ अफ्रीका में 1894 में उन्होंने स्थापित किया था। आगे आइए, सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही किया 1906 में। और सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य एवं सत्य के लिए आग्रह कहिए, या सत्य हेतु अहिंसक संघर्ष। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह और सत्य हेतु अहिंसक संघर्ष, माने बिना हिंसा किए हुए हम संघर्ष करेंगे। और इसका प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उस कानून के विरुद्ध किया था जिस कानून के तहत जो भी वहां भारतीय रह रहे थे उनको एक पंजीकरण प्रमाण लेना होता था, इसलिए। ठीक है, अब आइए, दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे उनके रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांधी जी ने टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं टोल्स्टॉय फॉर्म आगे चलकर वहां पर गांधी आश्रम बन गया। और इंडिया में आए तो गांधी आश्रम कहाँ बनाए? साबरमती में। कब बनाए? 1915 में। देख लिए, तो गांधी जी किसी भी कार्य को करने के लिए चुक दूंगा ऐसे नहीं कर रहा है, बजाते एक अपना जगह बना रहा है, आश्रम बना रहा है। गलती कर रहे हैं। कहाँ बनाए थे आश्रम? इंडिया में। मैंने जहां भी गए तहां मैंने बैठे तो आश्रम बन गया, लेकिन साबरमती में बनाए। हाँ, भितियारवा आश्रम तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनके ठहरने का स्थान था, लेकिन उसको लोग नाम दे दिया आश्रम। अब देखिए, सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को डेविड थोरो की जो पुस्तक या निबंध थी जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा। तो कौन लिखा था सविनय अवज्ञा को? डेविड थोरो। ऑन टू दिस लास्ट, जॉन रस्किन, पढ़े थे ना फर्स्ट बीपीएससी सेट में। तो सत्याग्रह की जो प्रेरणा है इनको सत्य हेतु अहिंसक संघर्ष करने के लिए, तो डेविड थोरो की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से इन्होंने सिविल डिसोबिडियंस से इन्होंने लिया और 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज को लिखा। क्लियर है? 1909 में। हाँ, 1909 में। तो यहाँ से ये प्रश्न था कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो गांधी जी थे। इंडियन ओपिनियन अखबार 1894 से इन्होंने साउथ अफ्रीका से निकालना शुरू किया। क्लियर है? 1906 में जो 1906 में सबसे पहला गांधी जी का सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में होता है, जो वहां पर रह रहे भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेने के विरुद्ध में था, नहीं कराएंगे पंजीकरण। और वहां पर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की वो भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की जब ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा पर। क्लियर है? यहाँ पर गांधी जी आए तो बहुत सारा चीज निकाले, जैसे किताब लिखा गुजराती भाषा में, सर्वोदय वगैरह लिखा, उसके अलावा इनका क्या नाम है उसका, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ लिखा, हरिजन पत्र निकालना 1933 से शुरुआत किए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की। लेकिन अगर यही पूछेगा कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा या स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, तब होंगे बी.आर. अम्बेडकर। एक प्रश्न और है कि महाराष्ट्र में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के बहुत बड़े सुधारवादी राजनेता थे और उनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1873 में की गई थी। उनके पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, जो अछूतों को भी चाहते थे कि ये भी पढ़े लिखे और समाज में जो है कोई वर्ण व्यवस्था न रहे। इसी को लेकर उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किसने लिखा है? ज्योतिबा फुले ने। और उसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद एवं मनुवाद पर कटाक्ष किया। ये समाज में अछूतों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे थे ज्योतिबा फुले कि उनसे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कहा कि रियल महात्मा अगर कोई है तो वह ज्योतिबा फुले है। ज्योतिबा फुले से भी प्रभावित होकर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि चूना पत्थर का को क्या कहा जाता है, क्या उसका रासायनिक नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम CaCO3 है
और इसे चूना पत्थर कहिए, लाइम स्टोन कहिए, या कैल्शियम कार्बोनेट कहिए, या CaCO3 कहिए। चूना पत्थर, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, जो सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशर भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ? शिक्षा में। कहने का मतलब है कि सबसे पहले अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1828 से लेकर 1833 के बीच में लॉर्ड विलियम बेटी के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मैकाले अनुशंसा है, उसने कहा कि अंग्रेजी को शिक्षा का मीडियम बना दीजिए। 1854 में जो है वुड का डिस्पैच लागू होगा, ये भी शिक्षा के संबंधित है। उसके अलावा सैडलर आयोग 1917 में बना, और शिक्षा पर जो है UGC नेट वाला ये राधाकृष्णन के समय बना, सार्जेंट योजना 1944 के आसपास। क्लियर है। अच्छा, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। क्लियर है। और हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है शायद। ठीक है। और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो गया है। पहले भाखड़ा नांगल था, तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध हो गया है, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, खमसिन जो है किस देश की स्थानीय पवन है? मिस्र की है। ठीक है। खमसिन जो है गर्म शुष्क धूल भरी स्थानीय पवन है, जिसे मिस्र में स्थानीय स्तर पर खमसिन कहा जाता है। प्रश्न था खमसिन। खमसिन जो है मिस्र में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। अब मिस्र जो है बालू का सब वो जैन में करते हैं सब। अच्छा, यहाँ से चिनूक जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों से बहने वाली गर्म शुष्क पवन है। ठीक है। और यह पवन जो है रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाह को मुक्त कर देती है। कहने का मतलब बर्फ पिघल जाएगा तो घास निकल आएगा, तो पशुपालक को फायदा हो जाएगा। तो चिनूक कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से कनाडा को भी लाभ होता है। फॉन जो है यह आल्प्स पर्वत का है, जिससे सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है, क्योंकि यहाँ भी क्या करेगा, ये भी गर्मे है, बर्फ पिघला देगा, घास आएगा, चारा खाएगा सब। और इसके प्रभाव से स्विट्जरलैंड में क्या होता है, अंगूर जल्दी पक जाता है। तो फॉन आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, और चिनूक उत्तरी अमेरिका कनाडा। ठीक है। हरमट्टन आइए। हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान में चलने वाली है। ठीक है। और गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। क्लियर है। सिराको देखिए, सिराको का ही कई गो नाम है, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, इसीलिए हमको निकालना पड़ा कि खमसिन क्या है। तो सिराको जो है यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। सिराको क्या है कि जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। तो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है सिराको। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है, और इसके अन्य नाम है। तो सिराको जब भी पूछेगा तो क्या मारिएगा? इटली। इसके अन्य नाम क्या है? तो सिराको का ही अन्य नाम खमसिन मिस्र में है, गिबली लीबिया में है, चिली ट्यूनिसिया में है, लेस्ट मैड्रिया में है, सिराको इटली में है, और लेबेक स्पेन में है। तो ये क्या था? ये खमसिन जो है किस देश के स्थानीय पवन को कहते हैं? तो मिस्र को। लेकिन ये किसका रूप है? सिराको का है। ठीक है। तो सिराको इटली, चिली ट्यूनिसिया में, लेबेक स्पेन में, गिबली लीबिया में, और खमसिन मिस्र में। सीमुम जो है यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। देखिए, ब्लैक रोलर जो है यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में बहती है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, नार्वेस्टर यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली, और नार्वेस्टर एवं काल बैसाखी इधर पूर्वोत्तर भारत में चलता है, पूछता है। जैसे चेरी ब्लॉसम, कॉफी वर्षा कर्नाटक में, मैंगो सावर केरला में,
तो नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में, सामल इराक फारस में, सांटाना दक्षिण कैलिफोर्निया में, कोयम्बेक इंडोनेशिया में जो तंबाकू खेती को नुकसान पहुंचाती है, कोयम्बेक। यहाँ देखिए केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी इसे टेबल ब्लॉक में, पुरगा टुंड्रा प्रदेश, हबूब सूडान, सिस्तान पूर्वी ईरान, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। बड़ी पूछता है बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, ये सब ठंडी हवाएं हैं। ये भी पूछता है कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म हवाएं हैं, तो ये सबको ध्यान देना है। देखिए सिस्तान जो है पूर्वी ईरान है, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, मिस्ट्रल उत्तरी इटली, पेपागो मैक्सिको, नॉटी नॉदर, फ्यूजेस पेम्पीरो बाइज, बुरान रूस में, मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस, बोरा बिली बाबा, सब इसको थोड़ा सा एक ध्यान देकर हम लोग पढ़ेंगे। तो खमसिन जो है यह सिराको का ही प्रकार है और वो सिराको इटली में भी बहती है और खमसिन मिस्र में। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग, चिनूक हाँ अमेरिका और कनाडा हो गया, ठीक है। फॉन अल्पस पर्वत क्या करता है, स्विट्जरलैंड में बर्फ को पिघला देगा तो अंगूरों जल्दी पक जाएगा और घसुओ आ जाएगा। ये भी चिनूक से वही फायदा है कि बर्फ पिघलाएगा तो घास आएगा। तो हाँ नेक्स्ट बताइएगा लोग कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से किसके कारण होता है। इसको तो बिहार ऐसा ही पकड़िए लिया है, अपवर्तन के सिद्धांत को, यानी कि द थ्योरी ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश का जो अपवर्तन है, हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको बिहार एसआई ने पकड़ लिया है और बार बार प्रश्न पूछ रहा है कि तारों का टिमटिमाना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। देखिए पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे प्रकाश बिंदु के स्रोत प्रतीत होते हैं और तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पृथ्वी के पहुंचने के क्रम में वायुमंडल के में कई बार असमान तरीके से अपवर्तन होता है और इससे उनका पथ परिवर्तन लगातार होता रहता है, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति में बदलती रहती है। चूंकि तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखाई देता है और इसे ही तारों का तो तारों का टिमटिमाना, जल में पड़ी हुई मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना अपवर्तन के कारण। उसके अलावा गिलास में पानी है, एगो सिक्का डाले हैं, वो भी उठा हुआ अपवर्तन का। छड़ डाल दीजिए पानी में तो पनिया से ऊपर तो ठीक लौकी, अब पनिया में से जितना है इतना भाग नीचे बहुत लौकी। कौन चीज है, पुष्पा वाला स्टाइल ऐसे है, अपवर्तन थोड़े है, तो स्टाइल है ना, तो पुष्पा में जो टेढ़ा है। नेक्स्ट बताएगा एथिल अल्कोहल का सूत्र बताइए। शराब जिसे कहते हैं, देखिए इथेनॉल कहिए, एथेनॉल कहिए, एथिल अल्कोहल कहिए, शराब कहिए, उसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। C2H5OH याद रख लीजिएगा, ये सब 10वीं में पढ़ना है, 10वां क्लास में पढ़ना है कि एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल या एथेनॉल, ये सब क्या है, शराब है, सामान्य शराब C2H5OH। और इसे सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं और यह पानी में घुलनशील होता है और कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ना पावल जाई, गिलास में शराब धरो ना तो लिक्विड रही, गैस में ना उड़ी ना ठोस हुई, और इसे टिंचर आयोडीन बनाने में काम आता है। नेक्स्ट बताइएगा लो, बिहार में शराबबंदी है। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के समय में 1977 में बिहार में शराबबंदी की गई थी और 2016 से जो बिहार में कंप्लीट शराबबंदी है। अगर शराब पीजिएगा तो आपको पुलिस जो है ऑपरेशन प्रहार करके जेल में 6,000 ले, नहीं नेक्स्ट बताइएगा लो, छोड़िए वो सब। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन में दे रहा हूं, रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के कुछ उदाहरण बताइए। पंचायती राज एवं नगर निकाय, ये सब क्या है, स्थानीय स्वशासन है। तो स्थानीय स्वशासन जो है यह राज्य सूची का विषय है। इसका चुनाव का, ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। क्लियर है? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल रूप में 97 विषय शामिल थे और वर्तमान में 100 हो गए हैं। और रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि संघ सूची में है, जबकि स्थानीय प्रशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है।
भारतीय इतिहास में वो कौन से राजा थे जो स्थानीय स्वशासन का उनमें तगड़ा मिल था? जैसे चोल। चोल चोल का स्थानीय स्वशासन बड़ी तगड़ा था, समझे ना। चोलों का बार बार पूछता है कि अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। चोल साम्राज्य, चोल की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। और उसी का न था वो कौन? आदित्य प्रथम, जो इसी का था, राजेंद्र प्रथम गजनी का समकालीन था। डरे नहीं गया उसके राज्य में गजनिया, जाता था बड़ा उपाय करता। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कितना दिन से इस पर चर्चा हो रहा है, आखिर आ ही गया कि ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। और ये कहाँ है? चिल्का झील में है, भितरकनिका नेशनल पार्क यहीं पर सब है। अच्छा, चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा उत्पादन के लिए। और वहीं पर एक नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? हाँ, कश्मीर में है। बहुत अच्छा। अच्छा, एक क्या नाम पोस्ट पढ़े थे उस दिन जी हम लोग? कौन मिट्टिया था एगो जो जम्मू कश्मीर में मिलता है? केवाल। कौन मिट्टी था जो जम्मू कश्मीर में मिलता है? बहुत बढ़िया मिट्टी है, करेवा। करेवा जो है उधरे जम्मू कश्मीर में मिट्टी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में एक काफी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो झीलों के अपरदन से बनती है। नदियों के अपरदन से जो बनेगी वो तो जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन झील जो है लेक्स, उनके अपरदन से जो मिट्टी बन रही है उसका नाम है करेवा, जम्मू कश्मीर में। और जो वहां पर केसर, सेव ऐसे फलों के उत्पादन के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो प्रश्न पूछेगा, ये तो ऐसे आज तो पूछ दिया बीपीएससी की करेवा जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में। मिट्टी का प्रकार है। लेकिन आने वाले समय में ये भी पूछ सकता है कि करेवा किसके अपरदन से बनती है, तो झीलों के अपरदन। ठीक है, तो वहीं पर यहाँ था कि ओलिव रिडले टटर कछुआ। तो यहाँ पर हम लोग थे कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील हो गया, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, और सबसे बड़ी अपतटीय झील भी यही है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील भारत में गोविंद सागर है, जो भाखड़ा नंगल बांध बनाने के लिए जमीन खोदा गया। नेक्स्ट बताएगा लोग कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? एलियोबोलाई। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें एलियोबोलाई कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह, ये सब कहाँ पाया जाएगा? नेक्स्ट बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण जो पुल है, जेपी सेतु पुल, किस नदी पर बना है? हाँ जी, गंगा नदी पर। ठीक है, पटना और सोनपुर को जोड़ने वाला जयप्रकाश नारायण या जेपी सेतु पुल गंगा नदी पर बना है। पटना सोनपुर जोड़ने वाला। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति 2001 में हुई थी, और भारत सरकार द्वारा हाल ही में कहां पर भूकंप स्मारक बनाया जा रहा है? भुज में ही बनाया जा रहा है। बहुत भयानक भूकंप आया था गुजरात के भुज में, और 26 जनवरी 2001 को आया था भूकंप। क्लियर है? नेक्स्ट बताएगा लोग कि भारत में पहली बार जो है आर्थिक जनगणना कब की गई थी? इकोनॉमिक सेंसस 1977 में। ठीक है, और लगातार जो है चल रहा है प्रत्येक 2-3 साल पर, और अभी तक 7वीं आर्थिक गणना हो चुकी है 2019 में। मलेशिया का 16वां राजा अभी कौन बना है? सुल्तान अब्दुल्ला। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि रफ्त गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला जो है अखबार निकाला जाता था, समाचार पत्र, रफ्त गुफ्तार, और इसका हिंदी नाम है सच बताने वाला। तो ये कौन से धर्म से संबंधित समाचार था, और इसको बनाया कौन था? वही दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पारसी ही थे। ठीक है, तो रफ्त गुफ्तार सच यानी कि सच बताने वाला एक एंग्लो गुजराती समाचार पत्र था जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 से बॉम्बे से शुरू किया गया था, और इस समाचार पत्र का संबंध पारसी धर्म था। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जो
आशीष वाइस ब्रिटेन में हाँ, ब्रिटेन के फिंसबरी से इन्होंने चुनाव भी जीता था 1892 में। ठीक है। और यही ये दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने क्या कहा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और स्केप ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन सिद्धांत को इन्होंने ही बनाया। नेक्स्ट बताइएगा लो, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ हर्लेकर। ठीक है। अच्छा, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन कैसे होगा? बीजाणु गठन द्वारा, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होगा। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन जो होगा वो बीजाणु गठन द्वारा होगा। नेक्स्ट आएगा, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। बहुत बढ़िया, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है किस धर्म में दिया गया? बौद्ध धर्म में दिया गया। यानी कि महात्मा बुद्ध ने ही 8 मार्गों के पालन करने का निर्देश दिया। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है। और ये किसने कहा था कि भव तृष्णा का लोप हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है? यानी कि मोह छोड़ दीजिए, लालच छोड़ दीजिए, आपको कोई दुख नहीं होगा। एशिया ऑफ लाइट इन्हीं को कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और बात सही है, आप अपने जीवन में उतार के देखिए कि अगर आप लालच छोड़ दीजिएगा तो आपको किसी से कोई बैर नहीं रहेगा, किसी से कोई झगड़ा नहीं रहेगा। यानी कि दुनिया में सारे दुखों का जड़ है लोभ। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था और उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और वहीं पर क्या किया था? मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। क्लियर है? सबसे प्रथम बार जो है मौलिक अधिकारों को वहीं पर शामिल किया गया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन था। बहुत बढ़िया। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था। और कहीं ना कहीं भारत के विभाजन में कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी ये भी जिम्मेदार है। कोई वो कारण है, जैसे कि लॉर्ड कर्जन का जो बंगाल का विभाजन किया वहीं से ना शुरुआत किया, वहीं ना रास्ता दिखाया कि भारत पाकिस्तान बट गया। फिर आगे चल के 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, पृथक निर्वाचन दे दिया मुसलमानों को। ये सब क्या है? वही ना है। तब फुट डालो राज करो। तो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। क्लियर है? और स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र क्या था? संजीवनी में आया था। और अश्वनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे लिए घोर अपमान हमारा हुआ है और बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। क्लियर है? और ये भले ही कर्जन कहा हो कि प्रशासनिक कार्यों में दिक्कत हो रहा है इसलिए हम बांट रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं था। यहाँ तो हिंदू मुसलमानों को अलग करना था, फूट डालो और राज करो की नीति थी। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग। हालांकि देखिए लॉर्ड कर्जन बहुत अच्छा काम भी किया, ऐसा नहीं है कि बंगाल विभाजन कर दिया तो बुरा काम किया। लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारी चीजों का योगदान दिया, जैसे कि पुलिसिया सुधार किया, सेना एवं न्यायिक सुधार भी किए। लॉर्ड कर्जन द्वारा पुलिस सुधार, सेना एवं न्यायिक सुधार कार्य किए गए। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी, लेकिन सती प्रथा पर रोक में उसका योगदान नहीं था। ठीक है, सती प्रथा पर रोक तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सन 1829 में अनुच्छेद 17 के प्रयोग करके की थी। क्लियर है? मराठा एवं अकबर ने भी सती प्रथा पर रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख, जहां गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। और सती प्रथा को अगर देखना है
तो एक प्रकार से समझ जाइए कि पद्मावत फिल्म देख लीजिए, जिसमें पद्मावती जो है जौहर कर लेता है, लोग राजपूतानियां जौहर कर लेती हैं। वहीं अलाउद्दीन खिलजी जो हमला किया था कहाँ, मेवाड़ पे, राणा रतन सिंह। तो अब कहा जाता है कि ये तो सती प्रथा का हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 25 से 28 तक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए धार्मिक जो कार्य हैं उसका आप मैनेजमेंट कीजिएगा तो ये होगा अनुच्छेद 26 में। हालांकि 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध है, 25 से 28। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 है। इसमें है कि आप कोई भी धर्म मानते हो, प्रचार करते हो तो इस पर कोई रोक नहीं रहेगा। अंतःकरण कीजिए, कोई धर्म मानिए, प्रचार कीजिए, इस पर कोई रोक नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म का उन्नति के लिए कोई कार्य कर रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो होगा 27 में। यानी कि धार्मिक कार्यों से संबंधित पर जैसे मान लीजिए पूजा कर रहे हैं, दुर्गा पूजा, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 27 में। और दूसरे 28वां ये कहता है कि वो ऐसे किसी भी सेंटर में जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो वहां धार्मिक शोषण नहीं दिया जाएगा। जिस इंस्टीट्यूशन में, हाँ, जिस स्कूल में सरकार फंड दे रहा है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। तो इसको हम लोग एक तरीका से बैठा लें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 में। आज मान लीजिए पूछ लिया कि आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, कल इसी में से पूछ लेगा कि धर्म विशेष की उन्नति के लिए टैक्स सरकार नहीं लगाएगा, ये किस अनुच्छेद में है? 27। आप किसी भी धर्म को मानिए, अंतःकरण कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, अनुच्छेद 25। 26 में है धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट कीजिए, प्रबंधन कीजिए, ठीक है। 27 में है कि धार्मिक कार्यों के पोषण अगर हो रहा है, वृद्धि विकास हो रहा है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगा। इसमें है 27 में। और 28 में है ऐसे किसी भी सरकारी संस्थान, माने कोई भी संस्थान हो जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्लियर है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान और एआई क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा लोग, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? जब प्रथम बैठक हुआ तब ना सत्र हुआ। लोग संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहिए, सत्र कहिए, 9 दिसंबर 46 को हुआ, जब बिहार के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और ठीक 2 दिनों बाद राजेंद्र प्रसाद अस्थायी बनाया। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम सदस्य कौन थे? अस्थायी भी वही थे, और 11 दिसंबर 46 को जो है राजेंद्र प्रसाद बन गए, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, पुंगानुर किसकी नस्ल है? गाय की है। पुंगानुर जो है छोटे कद वाली गाय की एक नस्ल है, ड्वार्फ, जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगानुर गांव से मानी जाती है। साहिवाल भी गाय की नस्ल है। फ्रीजियन हिलोस्ट्रीन, ये सब क्या है? गाय की नस्ल। मुर्रा भैंस की नस्ल, क्लियर है। यहाँ एक प्रश्न था ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब क्या हो गया? छोटे कद वाली। तो मनुष्य में भी बहुत सारे लोग बौने हो जाते हैं, ड्वार्फिज्म रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो किस हार्मोन की कमी हो जाती है? STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन निकालता है? पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। और अगर अधिक लगेगा निकालने सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, भीमकायता हो जाएगा, और जिसे कहते हैं एगिस्माटिज्म या एक्रीमेगली रोग कहते हैं। गिग्नाटिज्म हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब भीमकायता का मतलब भीम जैसन बड़का, यानी कि डेवलपिंग हार्मोन कौन निकालता है? पीयूष। और पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? सेफनाइड गड्ढे में होता है, मस्तिष्क में, और उसे सेल टर्सिका कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम मटर के दाने से भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग,
सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय बम्बई में है, ठीक है। और सेबी की स्थापना सन 1992 में हुई थी। और सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। इरडा, सेबी क्या करता है? इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो है प्रतिभूति से संबंधित कार्य करता है, शेयर मार्केट में क्रय विक्रय। और इरडा क्या करता है? बीमा क्षेत्र में। इरडा बीमा क्षेत्र का है और सेबी शेयर मार्केट का है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, सेबी आई है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत की गई थी। सेबी का, हाँ ठीक है। और ये तो सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1988 में, ठीक है। और ये की गई थी कि पूंजी बाजार में, यानी कि शेयर मार्केट में जो निवेशक होते हैं, जो पैसे लगाते हैं, उनकी रुचि को बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए, ताकि उनका पैसा डूबे नहीं। इसके लिए क्या किया गया कि 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी करके इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया, इस संस्था को, सेबी को। तो जब भी ये दोनों प्रश्न पूछता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। इसे कानूनी दर्जा कब दिया गया? 1992 में दिया गया। और ये किस उद्देश्य के लिए किया गया था? कि पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि को बढ़ाएं और साथ ही उनके साथ धोखाधड़ी को भी रोकें, उनके हितों की रक्षा के लिए। सेबी अधिनियम 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों और स्टॉक एक्सचेंज मार्केटों के भी अधिकार दे दिए गए। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण का अधिकार कब दिए गए? 1992 अधिनियम से। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन, यानी कि उसको रेगुलेट और पर्यवेक्षण, यानी कि जांच पड़ताल करना, ये सब सेबी के द्वारा ही किया जाएगा। शेयर मार्केट वाला। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी सेबी के द्वारा ही निर्धारित होंगी। इकरा, पूर्व में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1991 में प्रमुख वित्तीय एवं निवेश संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट, इकरा की स्थापना 1991। आज इकरा जो है और उसकी सहायक कंपनियां मिलकर इकरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाती हैं। और इकरा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जिसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, ठीक है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। ध्यान देना है, इसी में क्या करेगा? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई के अलावा एगो जोड़ देगा और कहीं जगह। तो इसकी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में है और मुख्यालय बम्बई में है। इसमें एक और प्रश्न पूछता है, खूब ध्यान दीजिएगा लोग, कि सेबी का संपूर्ण प्रबंधन 6 सदस्यों की टीम करेगी और इसके अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होगा। यानी कि इसमें कभी नहीं ये लिखा हुआ है कि फलानवे डिग्रीधारी हो या फलानवे पद पर हो, जबकि बहुत सारे ऐसे आयोग बनते हैं, जो इंस्टीट्यूशन बनता है, उसमें कहता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश, जज की योग्यता हो। तो ऐसा इसमें नहीं है, अध्यक्ष सरकार जो निर्धारित करे कि यही योग्यता होनी चाहिए और ये 6 सदस्यों की टीम करती है। और उसके अलावा देखिए, सेबी का प्रबंधन एक भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से एक व्यक्ति होगा, आरबीआई का, और 2 सदस्य का नामांकन केंद्र सरकार। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है, किंतु कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष तक ही सेबी के अध्यक्ष पद पर रह सकता है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ था? बम्बई में। अन्य कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में। सेबी का जो टीम है वो 6 सदस्यीय होगा, जिसमें एक आरबीआई का जरूर होगा। अध्यक्ष के लिए कोई माने योग्यता नहीं है, जो सरकार निर्धारित करे। और सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा और अधिकतम 65 वर्ष तक काम करेगा, ठीक है। अच्छा, 1988 में जो सेबी की स्थापना हुई थी और 1992 में इसको कानूनी दर्जा दिया गया, तो जब 88 में स्थापना हुई थी तो इसकी प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ थी, जो कि 3 बैंकों द्वारा दी गई थी, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई। भारतीय पूंजी बाजार को, यानी कि शेयर मार्केट को या मनी मार्केट को रेगुलेट करने की कानूनी शक्तियां सेबी के ही प्राप्त है। नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार को
मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी सेबी को है। शेयर बाजार के कितने भी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने, उसे संशोधित करने का अधिकार भी सेबी को है। सेबी विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। ये प्रश्न पूछता है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कितने करोड़ का जुर्माना होगा, सेबी लगाएगा। विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया। एक प्रश्न और पूछा गया था, कहाँ है 2005, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE यानी कि दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता है और इसकी स्थापना एशिया में सबसे पहले हुई थी भारत में 1875 में। स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से जाना जाता है और 2002 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बदल कर, पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम था, अब इसको BSE कर दिया गया है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछता है बार बार कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब बन गया? 2005 में। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि BSE की स्थापना तो कब हुई थी? 1875 में, एशिया में सबसे पहले, और वहीं दलाल स्ट्रीट मुंबई। बार बार पूछता है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, और 2002 में जो है इसका नाम बदलकर BSE कर दिया गया। और ये कब यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई? 2005 में। ये प्रश्न पूछा जाता है। ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1992 में की गई थी। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और है कि 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को इस राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना का कार्य सौंपा और IDBI ही राष्ट्रीय शेयर बाजार बैंक का प्रमुख प्रवर्तक है और राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपया है और इसका मुख्यालय दक्षिणी मुंबई बर्ली में है। IDBI बैंक है तो नहीं के सामने, वहाँ जहाँ चानवा समोसखिया वाला, तो वही है। इसकी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हुई थी, फेरवानी समिति। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया? 2005 में। सेबी की स्थापना 1988, उसे कानूनी दर्जा 1992। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल, अधिकतम उम्र 65 साल। ठीक है, सेबी का मुख्यालय बम्बई, अन्य क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई। क्लियर है? और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। अब आप लोग नेक्स्ट बताइएगा, ट्राई के बारे में तो आप लोग सुने हैं, टेलीफोन, हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ठीक है, अच्छा, भारत में इंटरनेट सेवा शुरू कौन किया? BSNL शुरू किया। BSNL, हाँ, विदेश संचार निगम लिमिटेड किया था। क्लियर है? BSNL नहीं, BSNL। नेक्स्ट रहेगा लोग, वह कौन सी जल राशि है या कौन सी खाड़ी है जो स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है? बिस्केक की खाड़ी। बिस्केक की खाड़ी जो है फ्रांस के पश्चिमी और स्पेन के उत्तर में स्थित अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जहां पर मौसम हमेशा तूफानी रहता है। अर्थात बिस्केक की जो खाड़ी है, बे ऑफ बिस्के, ये स्पेन और फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। ठीक है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? नेपच्यून का। हाँ, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का चंद्रमा है, सैटेलाइट है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक खगोलीय पिंड भी चंद्रमा है। ठीक है, और दूसरा नजदीक खगोलीय पिंड सूर्य है। और फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह है? यानी कि चंद्रमा है किसके? मंगल के। हाँ, जिसमें डिमोस इस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो यहाँ पर प्रश्न था कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा या सैटेलाइट या उपग्रह है? तो नेपच्यून का। ठीक है, इस चंद्रमा की खोज मार्क सोलवाल्टर द्वारा हब्बल टेलीस्कोप से प्राप्त चित्रों के आधार पर की गई थी। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि हिप्पोकैम्प्स जो सैटेलाइट है नेपच्यून का, इसकी खोज किसने की थी? तो मार्क सोलवाल्टर। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है ब्लू माउंटेन, जिसे फोंगपुई भी कहते हैं। यह भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है और पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ब्लू माउंटेन, जो म्यांमार की सीमा के निकट है। अर्थात यह अराकानियोमा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, अर्थात हिमालय का पूर्वी विस्तार है। अराकानियोमा कोई अलग से पर्वत नहीं है, हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है। और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां इधर है, सब पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट रहेगा लो कारकोट राजवंश। कारकोट राजवंश जो है किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। रानी दिद्दा, लोहार वंश, सब पढ़े हैं लो ना। तो कारकोट राजवंश जो है कश्मीर का राजवंश था, जिसने गोनद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना शासन किया। कारकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है और उसी के नाम पर इस वंश का नाम कारकोट वंश पड़ा। क्लियर है? अच्छा, ब्रह्मोस जो मिसाइल है वह किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और रूस की। ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा विकसित अब तक की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है। और यह 2 चरणों, प्रथम चरण में ठोस बूस्टर और द्वितीय चरण में द्रव्य रैमजेट है। मिसाइल पाराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से चल सकती है, बाप हो बाप। और इसकी क्षमता 290 किलोमीटर तक रखी गई थी, जिसे भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का सदस्य बनने के बाद अब नए संस्करण के तहत बढ़ाकर 500 किलोमीटर और उससे अधिक किया जा रहा है। MTCR से क्या समझते हैं? मिसाइल। देखिए, कहने का मतलब है भारत ने जब परमाणु पर, देखिए भारत चाइना युद्ध को भारत ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 2005। 1998 से पहले कब किया था? उससे पहले भी ना परमाणु परीक्षण किया था। इंदिरा गांधी शासनकाल में। हाँ, 75 के आसपास। नेट पर खोजिएगा, खोलिए था। भारत ने पहला प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? हमको 75 से 80 के बीच कह रहा है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 74 में। देखिए, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 74 में किया था। तो जो MTCR है, तो सबसे पहले उधरे था अमेरिका के पास, इंग्लैंड के पास, फ्रांस के पास और रूसिया के पास। 4 देशों के पास परमाणु था। चाइना क्या किया कि 74 से पहले ही परमाणु परीक्षण कर लिया। अब भारत को परमाणु परीक्षण कर लेना चाहिए था, लेकिन इसके वैज्ञानिकों को यहाँ के नेताओं ने करने नहीं दिया। क्या जरूरत है? हम पंचशील के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हो, ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, इसलिए है जो हमें परमाणु परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 51 में जो है नीति तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, हमको कोई परमाणु परीक्षण की जरूरत नहीं है। तो तब तक क्या हुआ कि एक टाइमिंग दिया गया था कि MTCR जो बनाया, सब जो परमाणु प्रसार संधि बनाया, CTBT, तो उसको बनाया, मैंने बुझिए कि उससे पहले चाइना परीक्षण कर लिया। अगर इंडिया भी परीक्षण कर लेता तो CTBT पर हस्ताक्षर करने की कोई जरूरत नहीं था। इंडिया लेट कर दिया। लेट करने से क्या हुआ कि CTBT पर दबाव लगा बनाने, और MTCR जो है यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इसमें शामिल भारत को नहीं कर रहा था। तो भारत पर बैन लग गया कि ज्यादा लंबी दूरी का मारक क्षमता का मिसाइल आप नहीं बनाइएगा, आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिया जाएगा। नेता लो कि बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने किया, बाबू कुंवर सिंह ने, जो भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के निवासी थे। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लो कि प्रथम भारतीय जिसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता, विनोबा भावे, जो भूदान आंदोलन से समर्थित थे। ठीक है, 1851 में पंचमपल्ली आंध्र प्रदेश से उन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट बताइएगा लो, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्हीं के सम्मान में जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदल दिया गया है और उन्हीं के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, सार्क को पकड़कर बिहार ऐसा ही नहीं रखा है। बार बार प्रश्न सार्क से जो है
पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है, बिल्कुल क्लियर है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। देखिए सार्क का है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। और इसके सदस्य देश हैं नेपाल, बम्मा, भभुआ, बम्मा है यानी कि मालदीव है, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान है। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ढाका में हुआ था, तो सार्क को छोड़ना नहीं है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था और उसकी स्थापना काठमांडू में, स्थापना 85 में हुई थी और मुख्यालय काठमांडू में। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लो, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और वहीं रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लो। अच्छा सुन लीजिए लो इसका, ब्रह्मा समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे बंगाल के पुनर्जागरण युग को गहन रूप से प्रभावित किया और इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्मा समाज से संबंधित कुछ चीजों को और देख लीजिए। राजा राममोहन राय का जन्म जो है हुगली बंगाल में हुआ था 1774 में और इनकी शिक्षा पटना बनारस में हुई थी। राजा राममोहन राय को अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, हिब्रू बहुत सारे भाषा जानते थे और जॉन डिग्बी के दीवान के रूप में इन्होंने कंपनी में कुछ दिन काम भी किया था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युग दूत कहा था। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राममोहन राय को। ठीक है, और युगदूत किसने कहा था राजा राममोहन राय को? हाँ, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी क्योंकि उनका पेंशन बढ़वाने के लिए इनको भेजा था लंदन, जाके कहिए अंग्रेजवा से कि हमारा पेंशन बढ़ा दे, लेकिन ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो जाती है राजा राममोहन राय की। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी थी, तुहफात उल मुहब्बदीन या गिफ्ट टू मोनेथिस्ट, द परसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राममोहन राय लिखित पुस्तकें थी। इस पुस्तक उन्होंने लिखा क्यों? कहने का मतलब ये था, देखिए, तुफातुल मुहब्बदीन गिफ्ट टू मोनेथिस द परसेप्ट ऑफ जीसस। अंग्रेजों का किताब अंग्रेजी में था और हमारी किताबें हिंदी में थी या जिस संस्कृत में थी, तो कहता था सब कि हमारा वाला श्रेष्ठ है, का किए उसको धके इधर के भाषा में अनुवाद कर दिए, ल लोगी पढ़ लोगी, काओ में वजन हमरी में नहीं है। बंगाली पत्रिका संवाद कॉमेडी का संपादन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। बहुत पूछा जाता है और इसके माध्यम से उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का स्थापना किया, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा मोहन की, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने की और 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार निकाला। सब पूछा जाता है, संवाद कॉमेडी, मिरातुल अखबार। उसके अलावा ब्रह्मा क्रॉनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। 1823 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना से पहले कलकत्ता में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। क्लियर है? अब यहाँ से बार बार प्रश्न आता है कि आखिर उनको पत्रकारिता का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा राममोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता के लिए विशेष कार्य किए। कोई वो चीज मिरातुल अखबार, संवाद कॉमेडी सब तो वे लिखल, इसलिए इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। और सती प्रथा का अंत भी इन्हीं के सहयोग से हुआ था। आगे चलकर यही ब्रह्मा समाज जो है कई भागों में बढ़ जाता है और चले आते हैं केशव चंद्र सेन, बहुत सारे लोग इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, एथलेटिक्स आप कह सकते हैं उनको, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फराडे ने। देखिए, जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी तो माइकल फराडे ने की थी, जबकि इसका अवलोकन किसने किया था? तो हेनरी ऑस्ट्रेड ने। किसने किया था? हेनरी ऑस्ट्रेड ने। लेकिन जब स्वतंत्र रूप से इसकी खोज का बात आएगा तो हेनरी ऑस्ट्रेड हो जाएंगे।
अवलोकन यानी कि देखा किसने था। नेक्स्ट रहेगा लो कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है अथवा उसके कृतियों को निर्धारित कर। 65 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख है और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदन के लोग भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, और सब भाग लेंगे, निर्वाचित और मनोनीत। क्लियर है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है और अनुच्छेद 65 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा। क्लियर है? और जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेगा। क्लियर है? देखिए, अगर राष्ट्रपति बीमार है, चाहे भारत से बाहर गए हैं, तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। जितना दिन तक काम करेगा जब तक कि वापस वो बीमारी से ठीक होकर नहीं चले जाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तब उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग, हरी शैवाल किसे कहते हैं? आपको बोले थे एक बार कि शैवाल कई प्रकार के होते हैं, लाल, हरा, भूला, पीला सब होता है। तो हरी शैवाल को क्लोरोफाइसी कहते हैं। शैवाल जो है पादप जगत के सबसे सरिये जीव है और साथ ही थैलाफाइट है। शैवाल जो है यह क्या है? थैलाफाइट है, अर्थात इसमें कोई भेसल नहीं है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण करता है और शैवालों के अध्ययन को भोजन का निर्माण करेगा। शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं और वहीं कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? तो कवक यानी कि फंगी यानी कि फंगस। ठीक है? शैवाल 3 प्रकार के वर्णक पिगमेंट होते हैं, हरा, लाल, भूरा, और इन्हीं वर्णकों के आधार पर शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है क्लोरोफाइसी जो हरा रंग दिखाता है, रोडोफाइसी जो लाल रंग दिखाता है। देखिए रोडोफाइसी, आर से रोडो है तो आर से रेड होगा, और फियोफाइसी जो भूरा दिखाएगा। ठीक है? फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी हरा। तो अच्छा, सरगेसम सागर वो भी शैवालों का ही है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। वो क्या है? शैवाल है, और उसे क्या कहते हैं? समुद्री मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि नावे नहीं चलेगा, बांध दी नौवे के। तो हरे शैवालों को क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। लाल शैवालों को रोडोफाइसी और भूरा शैवालों को फियोफाइसी कहा जाता है। और शैवाल जो है थैलाफाइटा के अंतर्गत आते हैं, जो कवक को भोजन बनाकर देते हैं और कवक इनकी रक्षा करता है। तो जब दोनों का मिलन होगा तो क्या बन जाएगा? सिम्बियोटिक होगा, सहजीविता, तो लाइकेन बनो। और लाइकेन से ही क्या प्राप्त किया था? लिटमस पेपर प्राप्त किया था। क्लियर है? और लाइकेन शब्द किसने दिया था? थियोफ्रेस्टस ने, जो वनस्पति विज्ञान का जनक है। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का क्या मतलब योग्यता होना चाहिए? बताइए लोग। उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 है, 65 के अनुसार वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, और उपराष्ट्रपति के जो पद की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 66 में है। तो क्या योग्यता होनी चाहिए? नागरिक हो, हाँ, 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, ठीक है, किसी में लाभ के पद पर ना हो, हाँ, राज्यसभा का, हाँ, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य। तो राज्यसभा सदस्य के लिए योग्यता की उम्र क्या है? 35 साल। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 साल। प्रत्येक 1/3 सदस्य कितने वर्षों में रिटायर होंगे? प्रत्येक 2 वर्षों में। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में है, काकाकोरम में। ठीक है, काकाकोरम श्रेणी वही ना है, लद्दाख में। तो सियाचिन हिमनद कहिए चाहे सियाचिन ग्लेशियर की है। ठीक है? और इसे ही क्या कहते हैं? श्वेत मरुस्थल। खाली बर्फ है बा, गैला के बाद क्या हो जाएगी? हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी सामान्य आदमी के, अगर सूट उठ नहीं कहता। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या है? कि शरीर का ताप आवश्यकता से कम हो जाना, जिससे कमी से क्या हो जाएगा? जनन ग्रंथि ये सब काम करना बंद कर देंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के काकाकोरम श्रेणी में स्थिर है और सामरिक रूप से यह भारत पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। बहुत अच्छा, पृथ्वी दिवस। बैरीनाग झील कहाँ है? हाँ, अच्छा। और बैरीनाग जो है यहीं से झेलम नदी की उत्पत्ति होती है, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। ठीक है? और उसका यमुना नदी का उद्गम बैरीनाग बंदरपुछ हिमानी, और यमुना नदी सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरती है।
ठीक है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। अच्छा, 2020 में जो ओलंपिक खेल हुआ है कहाँ हुआ था? जापान में, ठीक है। हाँ, उष्मा का इकाई बताइए। जूल है, कैलोरी है, बीटीयू है। फॉन किसका इकाई है? लाउडनेस ऑफ प्योर टोन्स, साउंड के फॉन। भारत और श्रीलंका के बीच महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास क्या होता है? मित्र शक्ति। अच्छा, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत और नेपाल की सीमा पर है और गंडक नदी के तट पर स्थित है? वाल्मीकि नगर, और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान भारत नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, और यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। और यही वो चितवन है, राजविलास जंगल, जहां पर आजाद दस्ता का गठन किया गया था। और ये हाँ, ठीक है। तो ये वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है किस नदी के किनारे है? गंडक नदी के किनारे, ठीक है। बताइएगा लोग, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? 45-46 में डलहौजिया था, और ठीक हुआ। और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1849 में हुआ था, 48-49 में, और इसी समय पंजाब राज्य का विलय डलहौजी ने भारत में कर लिया। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की पराजय थी, सिखों की पराजय हो गई थी। अच्छा, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने, डीबीएन ने, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटका में है। हाँ, ठीक है। बनरघट्टा इधर है, कर्नाटक में है, जो तितली उद्यान है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2 को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसके पीने से पैखाना नहीं हो रहा है तो पैखाना हो जाएगा। और इसका पीएच मान क्या होता है? 10.5 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय कार्बनिक रसायन है जिसका सूत्र है MgOH2, और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और इसका पीएच मान 10.5 होता है। इसका मतलब क्या है? क्षारीय है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, समरूप अंग जो हम लोग पढ़े थे, समजात अंग और समरूप अंग पढ़े हैं ना? तो समरूप अंगों का उदाहरण कौन जो है इसमें नहीं है? मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, बंदर के हाथ, और कीड़े के पंख। कीड़े के पंख नहीं होगा। चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख और बंदर के हाथ समरूपी अंगों के उदाहरण है, जबकि कीड़े के पंख समरूपी अंग। बायोलॉजी में हम लोग सिलेबस को पढ़े हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखेगा लो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को क्या शक्ति देता है? अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति। 1, 2, 3। और 143 क्या है? आई लव यू, वो जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा। तो 143 के अंतर्गत वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करेगा जिस परिस्थिति में जो है संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा। अनुच्छेद 123 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद का सत्र नहीं चल रहा, विश्रांति काल हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सत्र में है, यदि किसी राष्ट्रपति द्वारा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो ऐसे अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन 45 दिन के अंदर पारित कराना होगा। 3 तलाक जारी कैला हो जबकि संसद के सत्र चलत रहो, का है? ताकि जरूरी लागे। नहीं बताइएगा लो कि 29 अगस्त 1947 को गठित ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन सदस्य नहीं थे? ऑप्शन बोल रहा है, BR अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर KM मुंशी और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। उसमें मेंबर थे, 7 मेंबर थे। बार बार पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7। अध्यक्ष BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सादुल्लाह, BL मित्र और DP खेतान। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे उसके। राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। नहीं बताइएगा लो, नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन है? हाँ, प्लिनी है। प्लिनी द एल्डर उनका नाम है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो, मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो किससे है? बच्चों के टीकाकरण से है। बच्चों के टीकाकरण का नाम है मिशन इंद्रधनुष,
ठीक है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगोआ। लोथल जो है खंबात की खाड़ी गुजरात में, और वहीं पर क्या है, अंकलेश्वर भी है, तेल उत्पादन केंद्र है। तो लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये क्या था, एक प्रकार का सी पोर्ट यानी कि समुद्री बंदरगाह था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, यानी कि इसको गोदीबाड़ा डॉकयार्ड भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सेट को, बिहार एसआई के सेट को समाप्त किया। और यहीं पर जो है लोथल में ही भारत सरकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह को अभी वर्तमान में डेवलप भी कर रही है। काय के लिए? पुरातात्विक अवशेषों को पुनर्जीवित करने के लिए। और लोथल में जो है घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। क्यों खुलते थे? क्योंकि दुकान उकान लगता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ वेधशाला था? बंबई के दाइमाबाद में। वेधशाला का मतलब समझते हैं ना, खगोलीय पिंडों को देखने का कार्य। और वहीं से क्या है, तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं दाइमाबाद महाराष्ट्र से। ठीक है।